हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो आपको पता है इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन जो सीटेट ने अपने सिलेबस में डिफाइन किया है वो है हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो आपको सारी थ्योरीज नहीं पढ़नी पड़ेगी, बट ये वो थ्योरी है जिससे वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। सो हार्वर्ड गार्डनर कौन थे? ठीक है, तो यूएसए में एक कॉलेज में पढ़ाते हुए उन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम क्या था, फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, तो ये बुक भी आपको पता होनी चाहिए कि फ्रेम्स ऑफ माइंड जिसमें है ना, उन्होंने पहली बार मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की बात की। ठीक है, और आपको पता है कि बहुत सारे, आपको पता होगा कि इंटेलिजेंस को मेजर करने के ना बहुत सारे टेस्ट है जिनको हम इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। हार्वर्ड गार्डनर इंटेलिजेंस टेस्ट में बिलीव नहीं करते थे। उनको लगता था कि कोई टेस्ट ये क्वालिफाई नहीं कर सकता कि इस इंसान के पास इतना दिमाग है, इसके पास इतना दिमाग है। उन्हें लगता था कि ऐसा नहीं होता है। उसके बाद है ना, वो ये भी नहीं मानते थे। हार्वर्ड गार्डनर से पहले बहुत सारे लोगों ने है ना इंटेलिजेंस के बारे में ये कहा था कि सिंगल टाइप की इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि हार्वर्ड गार्डनर को ऐसा नहीं लगता था। हार्वर्ड गार्डनर कहते थे कि कोई सिंगल टाइप की इंटेलिजेंस नहीं होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। क्योंकि देखो, एक इंसान है ना बहुत सारी चीजें कर सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें वो कैसे करेगा अगर उसके पास सिर्फ एक सिंगल टाइप की इंटेलिजेंस हो? तो उन्होंने कहा था कि हर इंसान के पास बहुत सारे टाइप की इंटेलिजेंस है, और ये सारी इंटेलिजेंस है ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। यानी कि मेरी अगर एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस मुझ पे है तो उससे है ना मेरी दूसरी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग कितने टाइप थे इंटेलिजेंस के? तो उन्होंने ना 8 टाइप की इंटेलिजेंस दी थी, जो उन्होंने कहा है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्या क्या है वो 8 टाइप? आपको इन सब के नाम पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस फर्स्ट, सेकंड लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पाशियल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो है, इसकी बात उन्होंने पहले नहीं की थी, इसको बाद में ऐड किया गया है। लेकिन अब टोटल अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितने टाइप की इंटेलिजेंस दी है, तो आपको आंसर मार्क करना है 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, तो सोचो सबसे पहला उन्होंने, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। तो इस टाइप के इंटेलिजेंस में क्या होता है, आपकी जितनी भी लिंग्विस्टिक एबिलिटीज है, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज से रिलेटेड हमारी जो एबिलिटीज होती हैं। ठीक है, लैंग्वेज के ऊपर आपकी जो कमांड है, चाहे वो बोलने में हो, लिखने में हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक एबिलिटीज। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, वो आपसे बोलेंगे कि एक इंसान है, उसकी बोलने की क्षमता बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेटर है। ठीक है, बहुत अच्छे से वो बात करता है। ठीक है, वो अपने लोगों को एकदम अपनी बातों में मग्न कर देता है। ठीक है, तो एक उसके पास कौन से टाइप की इंटेलिजेंस है? तो आपको बताना है कि उसके पास है ना लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस है। ठीक है, इन लोगों को है ना सिंटेक्स और सिमेंटिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। तो सिंटेक्स और सिमेंटिक्स होते क्या है? सिंटेक्स का मतलब होता है, जैसे आपने कहा वह जाता है, कभी आप इसको ऐसे लिखेंगे वह है जाता। अगर आप इसको लिखेंगे, इसका मतलब आपने सही से अरेंज नहीं किया ना, आपने ऑर्डर सही नहीं रखा है ना, तो यानी कि आपके सेंटेंस में सिंटेक्स की कमी है। तो जब आप है ना एक सेंटेंस को सही फॉर्म में बोलते हैं, सही अरेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। ठीक है, उसके बाद आता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब होता है कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं, जैसे ए। ठीक है, तो खाली अगर सिर्फ ए है, मैंने ए बोला, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है ना। लेकिन अगर मैंने बोला एप्पल, तो एप्पल का मतलब होता है सेब, तो सेब का यानी कि कोई सिमेंटिक है और ए का कोई सिमेंटिक नहीं है। ठीक है, तो सिमेंटिक वो वर्ड्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग होता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस है, ये कैसे लोगों में पाई जाती है? तो जो राइटर्स होते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं, यानी कि जो गाने लिखते हैं, ठीक है, एंकर्स जो टीवी पे एंकरिंग करते हैं, ठीक है, लॉयर्स, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स को है ना बहुत इजीली समझाते हैं। जैसे कि सोचिए, अभी दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहा है, ठीक है, तो उस वॉर को सिंपल लैंग्वेज में आपको जो समझा दे कि क्यों हो रहा है, क्या रीजंस है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उनकी लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस बहुत ही हाई है। इसके एग्जाम्पल कौन है? गुलजार और रविंद्रनाथ टैगोर। तो गुलजार जो है वो एक बहुत ही फेमस लिरिसिस्ट है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी बुक्स लिखी है, उनमें से एक बुक थी उनकी गीतांजलि। उसके बाद आती है हमारी दूसरे टाइप की इंटेलिजेंस, जो है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो इस टाइप की इंटेलिजेंस में आपकी वो सारी स्किल्स आ जाती है जो आपकी मैथमेटिक्स एंड लॉजिक के फील्ड में होती है। तो आपने कुछ लोगों को देखा है, उनकी मैथमेटिकल एबिलिटीज बहुत हाई होती है, वो माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, उनको पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उनकी रीजनिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, जैसे आप उनको कोई प्रॉब्लम दोगे, वो फटाफट उसका रीजनिंग आपको निकाल के देंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों टाइप की रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही जल्दी पजल्स को सॉल्व कर लेते हैं। और मैं सिर्फ उन पजल्स की बात नहीं कर रही हूँ, हम सिर्फ जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात नहीं हो रहे हैं। ऐसे लोगों का है ना लाइफ में भी बहुत अच्छा रीजनिंग एबिलिटी होती है। रीजनिंग एबिलिटी का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ हुई,
तो उसके पीछे का कारण वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से समझा पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है इनका। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब होता है, देखो साइंस के एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना एक बहुत ही अलग माइंडसेट आपका होना चाहिए, ठीक है। आपको है ना डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस लगा लगा के चीज़ें देखनी होती है। तो ऐसा टेम्परामेंट सबके पास नहीं होता, लेकिन जिनका लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है उनके पास होता है। उसके बाद कौन कौन से प्रोफेशंस इसमें आते हैं, तो मैथमेटिक्स के जो प्रोफेसर होते हैं, फिजिक्स को जो पढ़ाते हैं, फिलोसोफर्स जो होते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में है ना मैथ्स का बहुत रोल होता है। और फिलोसोफर्स इसमें क्यों आ रहे हैं, क्योंकि लॉजिक की बात हो रही है। आपको पता है फिलोसोफर है ना बहुत ही लॉजिकल बातें करते हैं, ठीक है, और वो ऐसी बातें भी सोच पाते हैं जो किसी ने नहीं सोची। उसी थिंकिंग को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, जो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही, बुक में कहीं पढ़ाई नहीं गई थी, लेकिन फिर भी वो उस बात को सोच पाए और बाद में उनकी बात सही भी निकलती है। तो इसके एग्जाम्पल कौन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो बहुत ही फेमस फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, और प्लेटो जो एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ना ऐसे आता है, आपको आपसे ऐसा बोला जाएगा कि कोई इंसान है एक्स और वो बहुत ही अच्छा मैथ्स सॉल्व कर लेता है, डिडक्टिव रीजनिंग कर लेता है, तो उसके पास है ना कौन से टाइप की इंटेलिजेंस है, तो आपका आंसर होना चाहिए लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड टाइप का इंटेलिजेंस जो उन्होंने बताया, वो है विजुअल स्पाशियल इंटेलिजेंस। तो स्पाशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनका है ना स्पेस को लेके बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है, बहुत ही अच्छा विजन होता है। ये इजीली किसी भी पैटर्न को पहचान लेते हैं, किसी भी ग्राफ को, मैप को। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे आप किसी एक कोई खाली प्लॉट है, उसको ये देखने गए, इंजीनियर ने उस प्लॉट को देखा, एकदम से वो है ना इमेजिन कर लेगा इतने फ्लोर की बिल्डिंग बनाऊंगा, ऐसा रूम बनेंगे, ऐसी ऐसी ये चीज़ें फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। क्यों, क्योंकि उनको स्पेस के बारे में है ना बहुत ही, जैसे वो किसी स्पेस को देखते हैं तो उसे 3D इमेजिनेशन उनका बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, इंटीरियर डिजाइनर जो घर को देखते हैं खाली रूम जहाँ आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन वो एकदम से देख लेते हैं कि हम यहाँ पे ये वाला फर्नीचर लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद कार्टोग्राफर जो है ना मैप्स बनाते हैं। तो कार्टोग्राफर कहते हैं किसको, जो लोग मैप्स बनाते हैं। इंजीनियर्स, नेविगेटर और स्कल्पचर्स। तो स्कल्पचर्स कौन होते हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं। तो जैसे वो एक पत्थर के टुकड़े को देखते हैं, वो देखते हैं अगर मैं इसमें से ना ये एक्स्ट्रा पीसेस हटा दूंगा तो इतनी सुंदर मूर्ति निकल के बाहर आ जाएगी। तो ऐसे लोगों का स्पाशियल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ टाइप का इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस का मतलब होता है जो लोग है ना गाने के फील्ड में बहुत ज्यादा फेमस होंगे, म्यूजिक के फील्ड में, ठीक है। उनको पिच की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, रिदम की, ठीक है। उसके बाद है ना ऐसे लोगों को है ना सिंगिंग एंड इंस्ट्रूमेंट से खेलना बहुत पसंद होगा, गाना गाना बहुत पसंद होगा, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना बहुत पसंद होगा। म्यूजिकल पैटर्न को बहुत इजीली पहचान लेते हैं, टोन्स में डिफरेंस जानते हैं और बहुत ही मेलोडियस वॉइस होती है। आपने देखा है कुछ सिंगर्स होते हैं वो इतनी अच्छी आवाज में गाते हैं बिना ऑटो ट्यून यूज किए भी, ठीक है। तो कुछ लोगों की आवाज इतनी मेलोडियस होती है, और इसके एग्जाम्पल कौन है, लता मंगेशकर और AR रहमान। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो ये जो 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस है, कभी कभी तो वो पूछ लेते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितने टाइप की इंटेलिजेंस दी, उसका आंसर है 8। उसके बाद है ना वो इन हर टाइप के इंटेलिजेंस के है ना आपको फीचर्स पता होने चाहिए। तो म्यूजिकल, अगर जैसे उन्होंने बोला कि एक इंसान है, उसको है ना पैटर्न्स की, टोन्स की, पिच की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो उसके पास कौन से वाली इंटेलिजेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, ठीक है। इसके एग्जांपल है लता मंगेशकर और AR रहमान। उसके बाद आता है फिफ्थ टाइप का इंटेलिजेंस जो है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का मतलब है ऐसे लोग जिनको है ना अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से और पर्पसफुल मूवमेंट करना उनको आता है। यानी कि अगर वो चाहते हैं कि उनका हाथ इतने डिग्री पे मूव हो जाए, यहाँ से मूव हो जाए, सिर्फ इतना ही बाहर जाए उनका पैर, तो वो है ना ऐसा कर पाते हैं। तो ऐसे लोग है ना डांसिंग में बहुत अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। तो आपने देखा है डांस करने के लिए ना आपको डिफरेंट डिफरेंट मुद्रा बनानी पड़ती है। तो अगर आपका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा, आपका हाथ कहीं भी जा रहा है, आप परफेक्ट टाइम पे वो नहीं कर पा रहे, तो आपने देखा जब डांसर्स डांस करते हैं तो एकदम ऐसे रिदम में डांस करते हैं, है ना, सबके हाथ एक साथ ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन होता है बहुत ज्यादा। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस उनमें बहुत हाई होता है, तभी वो ऐसा कर पाएंगे। उसके बाद है ना स्पोर्ट्स पर्सन। आपने देखा है जब वो कैच कर रहे होते हैं तो एकदम से ना वो ट्राई करते हैं कि वो कैच पकड़े और वो बाउंड्री लाइन से टच नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कंट्रोल, ऐसा कोऑर्डिनेशन अपनी बॉडी पे होना उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही फास्ट रिएक्शन टाइम होना चाहिए, जैसे बॉल उनकी तरफ आ रही है तो एकदम से उनको पता है कि इसको मुझे हिट करना है, इसको मुझे कैच करना है। तो अगर बहुत स्लो उनका रिएक्शन होगा तो नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोफेशन इसमें आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, डांसर्स, जिमनास्ट और सर्जन्स। अब इसमें मैंने सर्जन्स क्यों लिखा है, तो जो सर्जन्स होते हैं, सोचिए वो आपके दिल की सर्जरी कर रहे हैं और उनका अपनी बॉडी पे, अपने हाथों पर बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं है, तो आप एक जरा सा गलत कट और आपके हार्ट से पूरा का पूरा ब्लड
बाहर हो जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी। तो सर्जन्स का है ना बहुत ही अच्छा कंट्रोल होता है, इतना स्मॉल सा वो स्कैल्पेल होता है और जिससे वो है ना एकदम ध्यान से कट लगाते हैं, ठीक है। तो सर्जन्स के अंदर भी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है विराट कोहली और बिरजू महाराज। अच्छा, बिरजू महाराज है कौन? तो बिरजू महाराज एक डांसर है जो कौन सा डांस सिखाते थे? कथक। और कथक कहाँ का डांस है? यूपी का। उसके बाद आता है 6 टाइप का इंटेलिजेंस, जिसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इसको याद कैसे करेंगे? 2 टाइप के इंटेलिजेंस है, एक है इंटरपर्सनल और एक है इंट्रापर्सनल। तो आपने सुना है इंटर स्टेट बस सर्विस, ठीक है। तो इंटर का मतलब होता है 2 जगहों के बीच में, 2 लोगों के बीच में। तो ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है, दूसरों के बारे में बहुत अच्छे से जान जाते हैं। जैसे कोई इंसान आके उनसे बात कर रहा है, वो उनको कोई प्रॉब्लम बता भी नहीं रहा है, लेकिन वो फिर भी जान जाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। तो दूसरों का पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से समझते हैं, पॉजिटिव रिलेशन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में बहुत ही मदद करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का मतलब है, सोचिए आपका एक ग्रुप है, 10 लोग उसमें काम कर रहे हैं और उन दोनों उसमें है ना कुछ लोगों के बीच में ना आपस में बन नहीं रही है, लेकिन आपके ग्रुप में ना कोई एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर बहुत ही हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। तो वो क्या करेगा, आप दोनों को के साथ बैठेगा, आपको प्रॉब्लम समझाएगा कि उसको क्या इशू हो रहा है, आपको क्या इशू हो रहा है और आपको इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले, वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। तो कौन कौन से प्रोफेशंस इसके अंदर आते हैं? जैसे कि टीचर्स, डिप्लोमेट्स, सोशल वर्कर और फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, साइकोथेरेपिस्ट, सॉरी, ठीक है। तो जैसे मदर टेरेसा, ठीक है, वो दूसरों का पेन कितने अच्छे से समझती थी, दूसरों की सेवा करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। तो जो लोग दूसरों की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनको हम मानते हैं कि उनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है। अच्छा, अब डिप्लोमेट्स कौन होते हैं? तो डिप्लोमेट्स वो होते हैं, जैसे बहुत सारी कंट्रीज है, ठीक है, हमारे बहुत सारे वर्कर्स वहां पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, उनको हम बोलते हैं डिप्लोमेट्स। और दूसरी कंट्रीज के डिप्लोमेट ऑफिस भी यहाँ पे होते हैं, वो हमारी कंट्री में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उनका काम क्या होता है, जब इंटरनेशनली कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम जैसे सोचिए हमारे लोग यूएस में रहते हैं, अचानक से यूएस में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो वहां से हमारे लोगों को, इंडिया के लोगों को सेफली बाहर निकाल के आना, ठीक है, यूएस को ये आइडिया देना कि कैसे कैसे आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं डिप्लोमेट्स। उसके बाद 7 टाइप का जो इंटेलिजेंस है वो है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो इसमें आता है कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है। लोगों को ऐसा लगता है, उनको ऐसी गलतफहमी होती है कि हम तो खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने आप को जानने में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप अपने आप को कैसे जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा इंसान जिसको अपने ब्रेन की कैपेसिटी के बारे में पता हो, जिसको अपनी स्ट्रेंथ पता हो, जिसको अपनी वीकनेस पता हो। जैसे अगर आप कभी किसी से पूछोगे ना तुम्हारी वीकनेस क्या है, तो कहेगा नहीं मेरे में तो कोई वीकनेस ही नहीं है। अगर आप उससे पूछोगे तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तो उसे वो भी पता नहीं होती है। पर बहुत लोग होते हैं जिनको है ना अपने बारे में एक्सीलेंट सेल्फ अवेयरनेस होता है, उनको ये भी पता है कि उनको कब गुस्सा आता है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका वीकनेस क्या है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है बुद्धा एंड महावीर, ठीक है। उन लोग को कितनी ज्यादा नॉलेज थी अपने बारे में, ठीक है। तो सेल्फ अवेयर होना ना सबसे बड़ी बात है। दूसरों के प्रॉब्लम तो सभी समझ जाते हैं, लेकिन क्या कभी कभी आपको पता है कि अपनी प्रॉब्लम समझना कितनी बड़ी बात होती है। उसके बाद आती है लास्ट टाइप की इंटेलिजेंस जो उन्होंने दी थी, वो थी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब होता है, उन्होंने कहा है ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ना नेचर को बहुत अच्छे से समझते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल, रॉक्स, ठीक है। उनके अंदर है ना बहुत ज्यादा पैशन होता है नेचर को कंजर्व करने का। आपने देखा है एक ऑर्गेनाइजेशन है पेटा जो एनिमल्स के लिए वर्क करती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होता है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे कुछ प्रोफेशंस है, बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट। तो बॉटनिस्ट का मतलब होता है जो प्लांट्स के कंजर्वेशन के लिए वर्क करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। जूलॉजिस्ट वो होता है जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है वो है चार्ल्स डार्विन, ठीक है। इन्होंने है ना बर्ड्स के ऊपर, गैलापागोस आइसलैंड पे इन्हें कुछ बर्ड्स मिले थे, उनके बीक शेप्स के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। उसके बाद हमें ये हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हमने पढ़ तो ली, लेकिन टीचर्स को क्यों पढ़ाई जा रही है? आपको तो, आप तो टीचर बनने वाले ना, तो सीटेट में आपको ये थ्योरी क्यों पढ़ाई जा रही है? तो इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है? तो टीचर को, जैसे मैंने बताया कि बहुत टाइप के इंटेलिजेंस है, उन्होंने बोला 8 टाइप की इंटेलिजेंस है। तो टीचर को है ना अलग अलग टाइप के वे भी तो बनाने पड़ेंगे पढ़ाने के। लर्निंग स्टाइल है, अगर बच्चे का एक यूनिक लर्निंग स्टाइल है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा ना। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन और इवैल्यूएशन मेथड। सोचो कोई बच्चा है, उसके अंदर है ना म्यूजिकल पावर बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन मैं उसे मैथ्स पढ़ने के लिए फोर्स करती जाऊँ तो कुछ नहीं हो पाएगा ना, वो इंसान कोई नहीं
कुछ नहीं बन पाएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहते हैं कि अगर कोई मुझे सिंगर बनने के लिए बोलता तो मैं नहीं बन पाता ना इतना अच्छा सिंगर जितना अच्छा मैं बैट्समैन बन पाया, क्योंकि उनके अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत हाई था। ऐसे ही लता मंगेशकर को अगर कोई क्रिकेटर बनने के लिए बोले तो नहीं हो पाता ना ये। तो आपके पास जो आपकी एबिलिटीज है उनको इन्हांस करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाए, उनको इन्हांस करने के लिए आपकी क्रिएटिविटी जिस फील्ड में आप अच्छे हो उसमें आपको बेटर बनने के लिए बोला जाए, उसमें आपको कोचिंग दी जाए, तो आपका बहुत अच्छा ग्रो करने के चांस है ना। लेकिन जैसे कि कभी कभी होता है कोई बच्चा कहता है मुझे सिंगर बनना है, लेकिन उसके घर वाले बोलते हैं सिंगर बन के क्या होता है, ठीक है सिंगर बन के तुम क्या करोगे। लेकिन हो सकता है वो बच्चा बहुत अच्छा जा सकता है। अगर लता मंगेशकर के फादर ने उनसे ऐसा बोल दिया था कि सिंगर बन के तुम क्या करोगी, तो बताओ आज वो इतनी फेमस सिंगर होती क्या। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन इसके ये है कि जैसे बहुत टाइप की इंटेलिजेंस है, तो वैसे ही हमें बच्चों को डील करने के लिए पढ़ाने के लिए भी है ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स यूज करने चाहिए। एक टाइप का इंस्ट्रक्शन आप सब बच्चों पे लागू नहीं कर सकते। थैंक यू। अगर आपको इस थियोरी में कोई भी बात समझ में नहीं आई तो मुझे बताइएगा।